Okay, good morning everyone and welcome for this session. Today we will discuss the very interesting topic of the grammar, and very small, we can say some students says these are the very small topics, but it's a similar part, it's a semi part of the noun. हम एक noun के छोटे से part के बारे में आज डिस्कस करेंगे बेटा, और एक ऐसा टॉपिक जिसके अंदर आपको कई सारे कन्फ्यूजन्स रहे हैं और बहुत माइनर सा टॉपिक रहता है. चलिए तो बात करेंगे आज एक टॉपिक के बारे में, दैट शुड बी आर्टिकल्स. Normally articles is the topic not given separately in the grammar book beta, but it's the semi part of the noun or adjective. Actually articles are used for noun. ये हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे कि कैसे वो नाउन के लिए यूज़ होते हैं. somehow केसेस वी जस्ट फील दैट कि यहाँ पर हम लोग जब भी किसी कंटेंट को पढ़ते हैं तो उस कंटेंट में, मैंने पहले ही एक बार आपको बताया था बेटा क्लास में, कि हम लोग थोड़ा उसके बारे में पहले जान लें कि वहाँ एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन होता है, क्या उसका इंट्रोडक्शन है, उस पर हम बात करते हैं. एक्चुअली दीज आर द 3 words ओनली, बट दीज 3 words वेरी इंपॉर्टेंट इन द लैंग्वेज टू मेक द इंडेफिनिट और डेफिनिट सिचुएशन. ठीक है, अब बात करते हैं इसको हम कैसे स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं, वो भी देख लीजिए. आर्टिकल्स को हमेशा यूज़ किया जाता है बेटा 2 स्ट्रक्चर्स के साथ. या तो आर्टिकल्स के जस्ट बाद आपको नाउन मिलेगा, फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज द स्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज आर्टिकल्स के जस्ट बाद कभी कभी बेटा एडजेक्टिव होगा और फिर नाउन आपको मिलेगा. ये 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा आर्टिकल्स और नाउन के बीच में. यानी ये कह सकते हैं कि आर्टिकल्स को यूज़ करने के 2 तरीके होते हैं सेंटेंस में. या तो हम लोग इसके जस्ट बाद ही नाउन लेते हैं, या इन बिटवीन कभी कभी हम लोग एडजेक्टिव लेते हैं और फिर नाउन लेते हैं. अब इसको हम ज़रा ऐसे समझें, एग्ज़ाम में कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन आता है कुछ इस तरह से बेटा, शी इज़ डैश इंटेलिजेंट, एंड द क्वेश्चन कम्स लाइक what should be the articles options given, a, and, the and no articles. मोस्ट प्रोबेबली देखा होगा जब हम आर्टिकल्स को पढ़ते हैं तो बहुत सारे, अगर क्लासिकल क्लासेज में बात करें या ट्रेडिशनल क्लासेज में बात करें, स्कूल टाइम में बात करें, तो एक ही चीज़ बताई जाती है कि साउंड्स पे बड़ा ध्यान देना है, साउंड्स ऑफ वॉवल्स पे ध्यान देना है, साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स पे ध्यान देना है. लेकिन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि मैं आपको जो भी स्ट्रक्चर दे रहा हूँ उस पर भी ध्यान देना है. आर्टिकल्स कभी भी सेंटेंस में नाउन के बिना नहीं आते हैं. ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखना है आपने. अब इस सेंटेंस में देखिए, यहाँ पर साउंड तो आपको वॉवल्स का मिल रहा है, और मैं फिर वही बात आगे डिस्कस भी करूँगा कि ये साउंड्स क्या होते हैं और इन पर हम कैसे काम करते हैं. ठीक है, साउंड यहाँ पर मिल रहा है वॉवल्स का, लेकिन ज़रा इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए बेटा, इस सेंटेंस में कहीं पर भी नाउन नहीं है. इसीलिए इस सेंटेंस का आंसर होता है नो आर्टिकल्स. यहाँ कोई आर्टिकल्स नहीं आता. कब तक नहीं आता? जब तक इस सेंटेंस में नाउन नहीं लिख देते हैं हम लोग. यानी अगर पीछे हम कहीं पर गर्ल लिख देते हैं या कहीं पर हम लेडी लिख देते हैं, नाउन आ जाता है, देन पुट अप द साउंड ऑफ दिस वर्ड एंड पुट अप हियर एन. और अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर कौन सा है? आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, नाउन. यानी ये स्ट्रक्चर इसका काम करता है. पॉइंट क्लियर है यहाँ तक बेटा? कोई इशू नहीं. तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि आर्टिकल्स को 2 तरीके से डायरेक्टली भी लिखते हैं हम लोग. वी कैन राइट डाउन द अबाउट अ गर्ल, बिल्कुल लिख सकते हैं. ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड अ गुड गर्ल लिख सकते हैं. क्लियर? ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ऑनेस्ट गर्ल. तो आप ये ज़रा समझिए कि जो सेंस है हमारी वो क्या कह रही है कि आर्टिकल्स के बाद भी नाउन आता है और आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन भी आता है. एक तो ये पॉइंट आपको सीखना है. दूसरा पॉइंट इसमें फिलर्स के अंदर जो डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं आपके एग्जाम में, वहाँ पे भी हमको ये काफ़ी हेल्प करता है. वो कैसे हेल्प करता है वो भी देखते हैं बेटा. कभी कभी ऐसे होता है, सेंटेंस लिखा होता है, देयर इज अ डैश पॉइंट टू डिस्क्राइब. अगर कोई ऐसे सेंटेंस लिखा है, अब यहाँ हमें
4 ऑप्शंस दिए होते हैं, ABCD करके ऑप्शन मिलते हैं। तो ये हमें हेल्प करता है कि यहाँ जो भी वर्ड दिया गया है आर्टिकल्स और यहाँ जो भी वर्ड है नाउन, पुट अप आर्टिकल्स एंड नाउन, तो इन बिटवीन हमेशा क्या यूज़ होता है बेटा, हमेशा एडजेक्टिव यूज़ होता है। इसीलिए अभी जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा उस स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि आर्टिकल्स में हम लोग इन बिटवीन हमेशा क्या यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। कभी कभी इंट्रोडक्शन क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। वो कैसे पूछता है, ज़रा ऐसे समझिए। सेंटेंस लिखा होता है इट इज़ अ डिसाइडेड प्लान। क्लियर। अब ये जो डिसाइडेड प्लान सेंटेंस यहाँ लिखा है, तो कभी कभी इसको बोल्ड या अंडरलाइन करके वो पूछ लेता है आपसे, इट्स कॉल्ड V2, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इट्स कॉल्ड V3, परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऐसे भी पूछ लेता है, इट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। क्लियर। इसको हम पार्टिसिपल कह सकते हैं ग्रामर की भाषा में। कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा कि पार्टिसिपल क्या है, तो उसको पार्टिसिपल कहिए या एडजेक्टिव कहिए, द सेम थिंग। आगे हम लोग वर्ब में इसको डिस्कस भी करेंगे। तो दीज आर द सेंस टू अंडरस्टैंड बेटा कि V2, V3 या एडजेक्टिव। अब जरा ध्यान दीजिए, आर्टिकल्स और नाउन के बीच में हमेशा आता क्या है बेटा, ऑलवेज पुट अप एडजेक्टिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव या पार्टिसिपल। अंडरस्टूड। तो ये एक ऐसे क्वेश्चन है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, जो हमें सबसे पहले कंटेंट को पढ़ने से पहले क्या उसमें रूल्स होंगे, क्या उसकी एप्लीकेशन होगी, पहले पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर में यूज़ होता कैसे है, इसकी पोजीशन क्या है सेंटेंस में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल्स को 2 तरह से यूज़ किया जाता है बेटा। एक इसके जस्ट बाद नाउन हो सकता है, दूसरा इन बिटवीन एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन हो सकता है। और ये भी हम इसका वाइस वर्सा सीख सकते हैं कि आर्टिकल्स और नाउन के बीच में जो वर्ड होगा वो हमेशा पार्टिसिपल या एडजेक्टिव ही कहलाएगा। इज इट क्लियर? यस बेटा, क्लियर। ये चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं डेफिनेशन की। तो क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स का मानना है कि आ और एन, ध्यान देना बेटा प्लीज़, ये जो कॉन्सेप्ट मैं अभी डिस्कस करूँगा दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ और एन का जो हिंदी मीनिंग है वो एक होता है, जबकि ऐसा है नहीं। अब ज़रा ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट अगर लिखा होता है कुछ इस तरीके से, प्लीज़ गिव मी ₹1। क्लियर? अगर ये कॉन्सेप्ट लिखा है तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए। इस कॉन्सेप्ट में क्या हम ये कहेंगे कि ग्रामेटिकली ये सही है, तो बेटा यहाँ ये गलत है, यहाँ ₹1 आता है। अब आ का मीनिंग अगर एक होता तो कंफर्म वहाँ पे हम उसको ठीक मानते ग्रामर के अकॉर्डिंग। बट मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आ एक हम नहीं कहते। बहुत जगह पे इसका ट्रांसलेशन टर्म से आप देखेंगे तो वहाँ लिखा भी होता है एक माना जाता है, लेकिन सिंगुलर माना जाता है। ये एक्सेप्ट कर सकते हैं हम लोग कि आ और एन के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन एक डायरेक्टली उसका मीनिंग हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आर्टिकल्स को अगर हम मीनिंग की बात करें तो आर्टिकल्स का जो हिंदी मीनिंग है, मोस्ट प्रोबेबली आ और एन का जो हिंदी मीनिंग है वो रखा जाता है बेटा कोई। और ये वर्ड जिस भी नाउन से पहले लगते हैं, जैसे कि बॉय से पहले लगे, जैसे कि गर्ल से पहले लगे, जैसे चेयर से पहले, क्लियर, कुछ भी, तो इन सभी नाउन्स को पढ़कर देखना बेटा, अब ये सब अननोन बनाते हैं। क्लियर? ये सब को क्या बनाता है? अननोन बनाता है। तो थोड़ा ध्यान से करिएगा इस चीज़ को कि जब कभी आर्टिकल्स किसी नाउन से पहले लगते हैं तो वो नाउन हमारे लिए अननोन बन जाता है। कैसे? ज़रा ये देखो, ही इज़ अ मैन। अब इस सेंटेंस में हमने मैन के टर्म्स पे लिखा अ, वह कोई व्यक्ति है। अगर मुझे इसका नाम पता होता, फॉर एग्जाम्पल रमेश मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो यहाँ से आर्टिकल्स हट जाता और ये होता ही इज़ रमेश। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस कि जब कभी भी आप देखेंगे, बिकॉज रमेश इज़ द नेम एंड वी नो द नेम इज़ अ नॉन नाउन एंड मैन इज़ द अननोन नाउन। आपने एक और स्टोरी में पढ़ा है ऐसे कुछ, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, और इसका हिंदी वर्जन भी लिखा होता है एक राजा। जबकि बेटा इस सेंटेंस तक उस राजा के बारे में हम नहीं जानते, इसीलिए इसको कोई राजा कहा जाता है और इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। क्लियर दैट? ये एक राजा नहीं होता। अंडरस्टूड? चलिए, कोई या किसी के लिए हम किसी भी कह सकते हैं, किसी वर्ड जो रहता है ना, उसके लिए भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि आर्टिकल्स आ और एन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये दोनों ही इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, डिफाइन नहीं करते हैं नाउन को। इज इट पॉइंट इज क्लियर? इनडेफिनिट
सबको क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो डेफिनेशन की मैं बात कर रहा था, तो डेफिनेशन हम इसकी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आर्टिकल्स आर दोज वर्ड्स, आर्टिकल्स आर दोज वर्ड्स which are used before the noun or to show the unknown category of noun। क्लियर? तो ये इसकी हम लोग डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आर्टिकल्स से जस्ट बाद नाउन होगा या फिर इन बिटवीन एडजेक्टिव और फिर नाउन होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अगर हम यूज़ सीखते हैं, एप्लीकेशन सीखते हैं, यूज़ या एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ आ एंड एन, केवल दो वर्ड को पहले लेते हैं, तो हमें पता है बेटा ये जो दोनों वर्ड्स हैं, इन दो वर्ड्स का हम लोग टोटली डिपेंड होता है साउंड्स का। अब साउंड्स किसके? हमारे वो 21 अल्फ़ाबेट्स के। अब उसमें से हम लोग जानते हैं कि जो वॉवल्स होते हैं वो होते हैं बेटा 5, बट वी आर सेइंग कि जो एन का यूज़ होता है वो वॉवल्स के लिए नहीं होता है, बल्कि किसके लिए होता है? साउंड ऑफ वॉवल्स के लिए होता है, साउंड ऑफ वॉवल्स। अब वॉवल्स 5 है, ये हमें भी पता है, ए ई आई ओ यू होता है, वॉवल्स 5 होते हैं, लेकिन इनके साउंड्स कितने होते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5 वॉवल्स के जो साउंड्स हैं बेटा वो होते हैं 20। कुछ ऐसे समझिए कि जो हिंदी के अंदर मात्राएं होती हैं, ये सब जो मात्राएं होती हैं, क्लियर, इस तरह से जो मात्राएं होती हैं, इन सभी मात्राओं के साउंड को 20 कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? इसमें एक साउंड होता है बेटा, इसमें दो होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आ प्लस आ होता है, इसमें फिर एक होते हैं, इसमें दो होते हैं। और कॉमन जाने के लिए, जैसे कई बार आपने कुछ साउंड ऐसे भी देखे होंगे, ये वाले साउंड होते हैं, कई वाले ये वाले साउंड होते हैं, ठीक है। तो ये जो साउंड्स हैं दीज आर कॉल्ड 20। और आपको जो एन यूज़ करना होता है वो साउंड्स के लिए करना होता है, यानी इनके लिए एन यूज़ होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? वोवल्स के लिए सीधा पढ़ना ठीक नहीं है, बल्कि क्या पढ़ना पड़ेगा? साउंड्स को पढ़ना पड़ेगा। कुछ ऐसे समझिए, मैं बताता हूँ अभी आपको। शी इज़ प्लेइंग डैश मैच, क्लियर। एंड सेकेंड वन, शी इज़ डूइंग डैश एम ए। अब दोनों ही सेंटेंसेस में अगर ध्यान से देखें आप, तो जो अल्फ़ाबेट्स है वो कॉन्सोनेंट्स का है, यानी एम दिया गया है। जब हम इन वर्ड को पढ़ते हैं तो इनका जो इनिशियल साउंड होता है बेटा, वो साउंड यहाँ पर माँ होता है और यहाँ पर ए होता है, एम जब लगते हैं। तो इसी वजह से मैथ से पहले आ आता है और एम में से पहले एन आता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स, जैसे हम लोग यहाँ पर वर्ड लिखें, ऑनेस्ट लिखेंगे तो देखिए साउंड क्या है, ये वाला साउंड है, इसीलिए एन ऑनेस्ट होता है। ऐसे ही ऑनर लिखेंगे, ठीक है, तो ये वाला ही साउंड होता है, ऑनर। तो यहाँ पर भी हम लोग एन यूज़ करेंगे। दैट इज़ डेफिनेटली वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ साउंड इन द प्रोनाउंसिएशन, इन द एक्सेंट वी शुड यूज़, क्लियर। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। कई बार हम लोग एक्सेंट की वजह से भी प्रॉब्लम करते हैं, जैसे कि आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, दैट वर्ड इज़ दिस वन। बहुत सारे बच्चे और नॉर्मली कहीं लिखा हुआ देखते हैं तो इसको आप कुछ ऐसे लिखते हैं, ईयर। तो इसके साउंड के अकॉर्डिंग तो यहाँ एन आना चाहिए, बिकॉज इज़ द साउंड ऑफ कौन वोवल्स है। लेकिन बात क्या करें यहाँ पर, हम बात करें कि इसका एक्चुअल साउंड क्या ई से ही स्टार्ट होता है? नहीं बेटा, इसका वर्ड या से स्टार्ट होता है और ये ईयर होता है, ईयर नहीं होता है, ईयर होता है, या से बनता है। इसी वजह से इससे पहले आ यूज होता है। जैसे ये वैसे ही है जैसे आप लोग ये पढ़ते हो, द वर्ड इज़ अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में जो पहला वर्ड है वो या का साउंड आता है, इसीलिए इससे पहले भी अ का यूज़ होता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़, बहुत ध्यान से करना है। साउंड्स अगर ये सब हैं तो वहाँ एन लगाना है, अदरवाइज आपको अ का यूज़ करना है। ये एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, जो बेसिक डिफरेंस आपको समझना है। क्लियर दैट? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ
एप्लीकेशन ऑफ द के बारे में। सबसे पहले इसको हम समझ लें, सेम इसके भी दो साउंड है, एक द होता है बेटा और एक दी होता है। जो द होता है इसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, और जो दी होता है उसके अंदर वोवल साउंड्स होते हैं। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, वैसे ये जो चीज़ें मैं अभी यहाँ बताऊँगा ये थोड़ा सा टीचिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं कई बार उसमें भी आता है। अभी हमने पढ़ा था कि जो वोवल्स हैं बेटा उसके साउंड कितने होते हैं, 20 साउंड्स होते हैं, और वोवल्स होते कितने हैं टोटल, 5 वोवल्स होते हैं। तो 5 वोवल्स के जो साउंड हैं वो कितने होते हैं, 20। ऐसे जो हमारे रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स बच गए यानी कि 21 अल्फ़ाबेट्स बच गए, वो सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं इनके साउंड होते हैं बेटा 24, और टोटल अगर करें इनको तो टोटल साउंड्स होते हैं 44। अगर कोई आपको कहे कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने साउंड्स होते हैं, लैंग्वेज, अब लैंग्वेज के जो साउंड्स हैं वो कितने होते हैं, तो लैंग्वेज के साउंड्स होते हैं बेटा 44। क्लियर, कॉन्सोनेंट्स के साउंड होते हैं 24, वोवल्स के साउंड होते हैं 20। डन। तो कुछ ऐसे हैं। चलिए, तो दो के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, आप ऐसे लिख सकते हो, द पेन। क्लियर, अब द पेन जैसे ही लिखते हो तो वी कैन से अबाउट, जैसे ही यूज़ करते हैं तो यहाँ पर साउंड कैसे आएगा, द। ऐसे ही आप लिख सकते हो द इंक, तो इसमें क्या साउंड आएगा बेटा आपका, दी, क्योंकि यहाँ पर वोवल्स का साउंड है। हालांकि स्पोकन के अंदर ज़्यादा हम लोग इसको नहीं अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए बेटा, बीइंग अ ग्रामर लर्निंग। डन। चलिए, तो आगे इसका थोड़ा एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। ये बुक के अंदर बहुत सारे रूल्स में डिफ़ाइन किया गया है कि द का यूज़ कहाँ और कैसे करें। इसमें कुछ ऐसे हैं कि नेम ऑफ सम फेमस बुक्स, फेमस माउंटेन्स, फेमस रिवर्स, कुछ ऐसे बहुत सारे रूल्स आपको दिए गए हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं इस पर कि कैसे इसको समझा जाए। तो द के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है, नेम ऑफ एनी यूनिक प्लेस, पर्सन or thing which has no other options in the universe। यानी पूरी यूनिवर्स में अगर हम देखें कोई भी ऐसा पर्सन है, प्लेस है जिसका कोई अदर ऑप्शन या सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो उसके लिए हम लोग द का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कैसे और उस चीज़ को भी समझिए। मान लीजिए कहीं हमने लिखा है डैश गंगा इज वेरी ब्यूटीफुल। जरा ध्यान से समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। अब मैंने इसमें लिखा है गंगा। अब बहुत सारे बच्चे जब आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे खासकर, तो वहाँ पर जब एरर प्रैक्टिस या फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उनके दिमाग में जो ये गंगा है ये रिवर ही आएगी। बट अंडरस्टूड कैसे किया, आई डोंट अंडरस्टैंड। क्लियर, ये कोई लेडी या गर्ल भी तो हो सकती थी, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नो आर्टिकल्स। यहाँ कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा क्योंकि ये किसी लेडी, रिवर को इंडिकेट ही नहीं कर रहा है। अंडरस्टूड। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा लिखा होगा डैश रिवर ऑफ गंगा, और कई बार कंफ्यूज करने के लिए, हालांकि वो स्लैंग होता है, आप सीधा गंगा रिवर लिख नहीं सकते। ठीक है, ये गलत होता है लिखना। कई सारी चीज़ें होती हैं नाउन में, जैसे कि इंग्लिश टीचर नहीं लिख सकते, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं लिख सकते डायरेक्टली द के साथ। ठीक है, उसको उल्टा करके लिखना होता है, टीचर ऑफ इंग्लिश या फिर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ऐसे कुछ करके। ठीक है, लेकिन फिर भी ये स्लैंग है, समझने के लिए बता रहा हूँ। कई बार वो ऐसे कन्फ्यूजन में लिख देते हैं क्योंकि स्पोकन लैंग्वेज ऑल्सो इंक्लूडेड इन सम हाउ केसेस, कुछ केसेस में हो जाता है। तो रिवर ऑफ गंगा की अगर हम बात करें तो यहाँ द आ जाएगा, या गंगा रिवर लिख दें तो द आ जाएगा, या इस तरह से लिख दें डैश गंगा इज अ सैक्रेड रिवर, ऐसे भी लिख सकते हैं वो। अगर ये लिख दें तो भी यहाँ पर द आ जाएगा क्योंकि रिप्रेजेंट टू रिवर। पॉइंट समझ में आ रहा है। इसी तरह से कई जगह पर सेंटेंसेस होता है, जैसे डैश गीता इज़ माय फ्रेंड। तो बेटा जब आपको पता है कि यहाँ पे गीता किताब के बारे में या बुक के बारे में या किसी सेक्रेड बुक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर नो आर्टिकल्स हो जाएगा। पॉइंट्स क्लियर हुआ। तो ये वो कन्फ्यूज़न है जो कि आप करते हैं बहुत जगह पे। ठीक है, अब बात बढ़ाते थोड़ी सी आगे चलते हैं इसी के कॉन्सेप्ट में।
अब बात करते हैं पर्सन के लिए। अब पर्सन का यूनिवर्स में यूनिक होना कैसे? देखिए, पर्सन का मतलब क्या है कि अगर हम द का यूज किसी पर्सन के साथ करते हैं तो कैसे करते हैं? पर्सन के नाम के साथ करते हैं, जबकि ऑब्वियसली मैंने ये पहले भी समझाया आपको कि किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स आता नहीं है, बट समहाउ केसेस पर्सन्स के साथ हम लोग द का यूज करते हैं। कैसे? किसी का भी नेम होगा और उसकी पोस्ट होगी, तो इन बिटवीन हमेशा द का यूज होगा। अगर ये नेम और ये पोस्ट, नेम और पोस्ट, ध्यान देना ये यूनिक के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहीं पर लिखा है नरेंद्र मोदी, अब नरेंद्र मोदी ज़रूरी नहीं है कि हमारे पीएम ही हो, नरेंद्र मोदी कोई भी हो सकता है पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया से बाहर भी हो सकता है जो वहाँ रहता हो, लेकिन मैंने मेंशन कर दिया नरेंद्र मोदी पीएम, तो यहाँ नरेंद्र मोदी द पीएम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें द करके कभी नहीं लिखेंगे द नरेंद्र मोदी, ये बिल्कुल गलत होगा बेटा। द करके कभी भी आप नरेंद्र मोदी नहीं लिखेंगे। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं द पीएम ऑफ इंडिया, ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पीएम तो बताया बट ये भी रिप्रेजेंट कर दिया, डिफाइन कर दिया कि कहाँ का, तो भी आपको द ही यूज़ करना है। वो आगे अभी नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस भी करने वाले। अभी तक ये समझिए कि अगर किसी पर्सन और पोस्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं तो जो द का यूज़ है वो इन मिडल होता है, दोनों के बीच में होता है। जैसे आप कुछ ऐसे समझिए, कभी कभी आपने ये पढ़ा होगा अकबर द ग्रेट, क्लियर बेटा? तो अकबर और ग्रेट, उसकी महानता, मतलब ये सही है कि उसके एग्जेक्टिव के बारे में, उसकी पोस्ट के बारे में, उसकी महानता के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके बीच में द यूज़ होगा, द अकबर ग्रेट नहीं होगा। इज इट क्लियर? ये ध्यान आपको रखना है पर्सन के लिए जब आप द का यूज़ करते हैं। यानी नेम ऑफ अ पर्सन यू कैन से कि वो यूनिक है, तो वहाँ पर आप द का यूज़ हमेशा पोस्ट और नेम के बीच में करेंगे। इज इट क्लियर? तो आज जो मैंने आपको डिस्कस किया बेटा, वो बहुत ही सिंपल वे में ये बताया कि जो आर्टिकल्स हैं वो क्या हैं, उसका मीनिंग क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस में कैसे यूज़ होते हैं, क्या उसके पीछे लगता है, किससे पहले लगते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया है। और साथ में थोड़ी सी एप्लीकेशन, डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है, आ के बारे में, एन के बारे में और द के बारे में। इट्स नॉट अ कंप्लीट बट इससे समथिंग इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स को कैसे हम लोगों को पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि आर्टिकल्स को डेफिनेशन किया, किसी बुक से, किताब से डेफिनेशन रट लिया और उसके बाद हम उसके रूल्स रटने लग गए, क्रैम करने लग गए। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। अंडरस्टैंड करिए, पता होना चाहिए कहाँ लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाते हैं। तो ये कंफर्म है कि आर्टिकल्स नाउन के साथ लगता है। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है बेटा कि वो नाउन से पहले लगता है, कभी कभी जस्ट बाद नाउन आ जाता है और कभी कभी एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, ठीक है। और थोड़ा डिफरेंस हमने आज साउंड्स के बेस पर भी सीखा और एन के बारे में, थोड़ा सा एप्लीकेशन द के बारे में, क्लियर। तो आज के लिए अब जो है हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी इसका फिर कंप्लीट डिटेल में भी डिस्कस करेंगे इन द रेगुलर क्लास, ओके। तो आई थिंक कुछ ना कुछ आपको नॉलेज ज़रूर मिला होगा बेटा। और अगर इस चीज़ को लेकर किसी बच्चे का कोई डाउट्स है तो आपका कमेंट सेशन में आप कभी भी डाउट्स डाल देना, एंड आई विल डिस्कस टू यू कि जब भी नेक्स्ट क्लास लेंगे या नेक्स्ट कोई ऐसा सेशन रखेंगे तो मैं आपके डाउट्स को लेके ज़रूर डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।